हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 25 एंड 26 ऑफ मई के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप डेली बेसिस पर करते रहिए। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब यहीं पर आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। गाइस अभी एडवोकेट जनरल का रिजल्ट आया है, एडवोकेट जनरल प्रीलिम्स का। तो एडवोकेट जनरल के मेंस के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चलने जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एडवोकेट जनरल का मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि लोअर पीसीएस मेंस की, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर सकें या करना चाहते हैं तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 25 एंड 26 ऑफ मई के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से। अगर हम देखें पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इशू आधार कार्ड्स टू सेक्स वर्कर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको आधार कार्ड इशू किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि इशुएंस ऑफ आधार कार्ड टू सेक्स वर्कर्स बेस्ड ऑन अ परफॉर्मा। एक परफॉर्मा सर्टिफिकेट होगा जिसको UIDAI जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको साइन करवाएगा, उसको भरवाएगा। एंड ऑब्जर्व दैट एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हर पर्सन के पास एक फंडामेंटल राइट है कि उसको डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट आ रहा है मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट फॉर टीबी टू बी लॉन्च। यानी हेल्थ से रिलेटेड इशू है कि मेड इन इंडिया एक स्किन टेस्ट आ रहा है टीबी के लिए, उसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ न्यूली अप्रूव्ड मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट कॉल्ड CTB। इसको CTB कहा जा रहा है। एक नया इनिशिएटिव भी चलाया जाएगा, अडॉप्ट पीपल विद टीबी विल बी लॉन्च्ड दिस ईयर। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जाएगा। अभी इसके लिए सिर्फ गाइडलाइंस आई हैं, प्रॉपरली इसको कब लॉन्च किया जाएगा ये भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट फॉरेन रिलेशन से न्यूज़ है कि नाशीद टू हेल्प कोऑर्डिनेट श्रीलंकास फॉरेन एड एफर्ट्स। श्रीलंका कब में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसके वजह से वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया है। जो उनके ब्रदर थे महिंदा राजापक्सा, उनको हटाकर जो अपोजिशन के लीडर थे रनिल विक्रमसिंघे, उनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। रनिल विक्रमसिंघे ने जो मोहम्मद नाशीद हैं जो कि मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको अपना फ्रेंड बताते हुए उनको एक कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट किया है कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, आर्थिक संकट चल रहा है, उसको श्रीलंका को उससे बाहर निकाला जा सके। तो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे हैज़ अपॉइंटेड मालदीवियन पार्लियामेंट्री स्पीकर और फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहम्मद नाशीद एज द कोऑर्डिनेटर फॉर सिक्योरिंग फॉरेन एड। की फॉरेन एड को सिक्योर करने के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है टू श्रीलंका दैट इज़ फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसा कभी भी इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका ने कभी फेस नहीं की जब से ये आज़ाद हुआ है, लेकिन अब इसको ये फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने मोहम्मद नाशीद को अपॉइंट किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है सेंटर ने अपॉइंट किए हैं टॉप ऑफिसर्स ऑफ यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जो 3 अलग अलग विंग थी, नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, नॉर्थ MCD, साउथ MCD और ईस्ट MCD, इनको मर्ज कर एक ही यूनिफाइड MCD बना दिया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर डायरेक्टली आएगा। तो सेंटर ने उसके लिए टॉप ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया है। तो सेंटर ने अपॉइंट कर दिए हैं सीनियर IAS ऑफिसर अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती को एक एज द स्पेशल ऑफिसर एंड कमिश्नर। तो स्पेशल ऑफिसर किया गया है अश्विनी कुमार को और कमिश्नर किया गया है ज्ञानेश भारती को ऑफ द यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट टू ओपन 75 मोहल्ला क्लिनिक्स ऑन अगस्त 15। दिल्ली सरकार की तर्ज पर आप गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स खोले थे, तो अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी मोहल्ला क्लिनिक्स जो दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक्स पंजाब में खोलने जा रही है। तो 15 अगस्त को कहा जा रहा है कि 75 मोहल्ला क्लिनिक्स जो पंजाब में खोले जाएंगे। स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि वहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा 3000 हेल्थ सब सेंटर्स को रूरल एरियाज़ में इनटू मोहल्ला क्लिनिक्स। नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट वांट्स टू कीप लुकआउट सर्कुलर डिटेल्स अंडर रैप्स। तो लुकआउट सर्कुलर के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो लुकआउट सर्कुलर उनके ऊपर जारी हो चुका है। जब भी वो एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे उनको पुलिस रोक लेती है या उनको एक हरेसमेंट फेस करना पड़ता है कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था और उन लोगों को पता ही नहीं था। तो सेवरल पर्सन्स हैव अप्रोच्ड कोर्ट्स आफ्टर दे वर कॉट अनअवेयर एट एयरपोर्ट वाइल ट्राइंग टू फ्लाई अब्रॉड। कि जब लोगों को पता ही नहीं था, वो एयरपोर्ट पहुँचे कि उनको दूसरे देश जाना है,
अब्रॉड जाना है, तो वहाँ पे उनको पुलिस जब रोक लेती है, कस्टम रोक लेता है, ये कहते हुए कि आपके खिलाफ़ लुकआउट नोटिस या लुकआउट सर्कुलर जारी हो रखा है, तो उनको बहुत ज़्यादा एक जो क्रिटिसिज्म है या हार्श जो एक एटमॉस्फेयर है वहाँ का, वो उनको फेस करना पड़ता है। तो हु कैन जनरेट एलओसीज, अगर हम देखें तो लुकआउट सर्कुलर कौन जनरेट कर सकता है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या एसपी, और हेड जो होता है पीएसबी का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो एक एलओसी या लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकता है। तो बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अभी लुकआउट सर्कुलर के ऊपर जैसे जैसे और आगे डेवलपमेंट होंगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन लुकआउट सर्कुलर एक ये चीज़ होती है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर होता है तो वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि वाइज टर्की अगेंस्ट स्वीफिन ज्वाइनिंग नेटो। स्वीडन और फिनलैंड ने बिड किया था कि वो नेटो की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे। बहुत टाइम से स्वीडन और फिनलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट, एक न्यूट्रल पॉलिसी को अपनाता जा रहा था फॉरेन रिलेशंस में, लेकिन अब वो नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए रेडी है। अब लेकिन इसके लिए टर्की ने इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है। टर्की का कहना ये है कि वो स्वीडन और फिनलैंड जो कि नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको वो अपोज करेगा। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि नेटो का एक्सपेंशन देखते हैं। तो ऑन May 18 फिनलैंड एंड स्वीडन फॉर्मली अप्लाई टू ज्वाइन नेटो। और ये नेटो की मेंबरशिप देखेंगे तो 1949 में ये जो ब्लू वाले हैं ये फाउंडर्स थे। उसके बाद 1950 टू 1990 में अगर हम देख सकते हैं तो इस तरह से करके रशिया कंट्रोल बिफोर इन्वेजन, ये डोनबास का रीजन है और ये क्रीमिया का रीजन है जो 2014 में एनेक्स कर लिया गया था और ये रशिया के कंट्रोल के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वीडन एंड फिनलैंड, जिसको स्वीफिन कहा जा रहा है, ये दो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जिनका हिस्टोरिकली जो स्टे आउट रहे हैं, मतलब मिलिट्री अलायंस। अब तक इन्होंने कभी भी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं किया, चाहे वर्ल्ड वॉर हुआ हो और चाहे बाद में कोल्ड वॉर भी हुआ हो, है फॉर्मली अप्लाई टू ज्वाइन द नेटो। लेकिन अब उन्होंने नेटो की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। टर्की जो अपने आप में एक नेटो मेंबर है 1952 से, हैज़ सेड इट वुड अपोज द नॉर्डिक कंट्रीज़ ज्वाइनिंग द ब्लॉक, कि वो अपोज करेगा कि अगर ये नॉर्डिक कंट्रीज़ ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहते हैं, citing that they harbor terrorist groups are reference to Kurdish insurgent outfits। टर्की का कहना यह है कि जो स्वीडन है या फिनलैंड है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को साथ दे रहे हैं। अब टेररिस्ट ग्रुप्स क्या हैं यहाँ पे? टर्की एक कुर्दिश इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं या कुर्दिश एक जो लोग हैं जो टर्की, इराक और सीरिया के बॉर्डर पे टच करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, जो कि अलग से कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। तो कुर्द्स को या कुर्दिस्तान के लोगों की जो डिमांड कर रहे हैं, टर्की उनको टेररिस्ट बताता है और स्वीडन फिनलैंड उनका साथ देता है। उनको कहता है कि जो कुर्द्स कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन के लिए अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो उनको टेररिस्ट बताने की वजह से स्वीडन और फिनलैंड को भी टेररिस्ट ग्रुप का साथी बताया जा रहा है टर्की के द्वारा। व्हाट एक्सप्लेन्स द लॉन्ग टर्म न्यूट्रलिटी ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड? तो पिछला वॉर, जो लास्ट वॉर स्वीडन ने लड़ा था वो 1814 में लड़ा था, उसके बाद स्वीडन कभी भी लड़ाई में नहीं आया। स्वीडिश नॉर्वेजियन वॉर हुआ था। 6 years अर्लियर रशिया हैड इन्वेडेड द गॉटलैंड आइलैंड स्वीडन्स इन द बाल्टिक सी। तो 6 साल पहले रशिया ने इन्वेड किया था गॉटलैंड आइलैंड को, जो कि स्वीडन का आइलैंड है बाल्टिक सी में। वाइल द स्वीडिश ड्रूव्स द रशियंस आउट ऑफ द आइलैंड, द लेटर टुक फिनलैंड अवे फ्रॉम स्वीडन वाइल रिट्रीटिंग। आफ्टर द स्वीडिश नॉर्वेजियन वॉर स्वीडन हैज़ अडॉप्टेड न्यूट्रलिटी। अब स्वीडिश नॉर्वेजियन वॉर के बाद स्वीडन ने न्यूट्रलिटी अडॉप्ट की एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि वो फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी अडॉप्ट करेगा एज इट सूटेड इट्स इंटरेस्ट बेटर इन एन इंक्रीजिंगली होस्टाइल नेबरहुड। इट स्टेड आउट ऑफ द 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड द कोल्ड वॉर्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वीडन उस टाइम पे दोनों जो वर्ल्ड वॉर हुए, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ हो, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ हो, और उसके बाद जो कोल्ड वॉर चला, उन सब से बाहर रहा। स्वीडन ने कभी भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। फिनलैंड की हिस्ट्री देखी जाए तो फिनलैंड की हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने फिनलैंड को इन्वेड किया 1939 में, डिमांडिंग टेरिटरीज इन द कैरेलियन इस्मस, द स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड लेक लडोगा। तो लेक लडोगा और गल्फ ऑफ फिनलैंड के बीच में एक कैरेलियन इस्मस है, तो उसको जो जोसेफ स्टालिन थे वो उसको कब्जा करना चाह रहे थे। तो लेनिनग्राड, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग है, सेट एट द सदर्न एंड ऑफ द इस्मस एंड स्टालिन वांटेड अ बफर बिटवीन फिनलैंड एंड द फॉर्मर ज़ारेस्ट कैपिटल। तो वाई इज टर्की अगेंस्ट स्वीफिन्स बिड्स? तो टर्की क्यों अगेंस्ट है? हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट रेसिप तैयप अर्दोगान जो हैं वो रिपीटेडली उन्होंने ये कहा है, टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपोज करेंगे कि स्वीडन और फिनलैंड अगर नेटो बिड करता है विद इन नेटो के अंदर जो भी डिसीजन होते हैं वो यूनानिमसली होते हैं, यानी सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। यानी कि 30 मेंबर जो इस टाइम पे नेटो के हैं सभी के पास वीटो पावर है, यानी सभी लोग वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्की का कहना यह है कि स्वीडन एंड फिनलैंड हैव टाइज विद टेररिस्ट ग्रुप्स। अब वो टेररिस्ट ग्रुप्स कौन से हैं?
अ रेफरेंस टू द कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एंड द पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स। तो ये जो लोग हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनसे स्वीडन और फिनलैंड ताल्लुक़ रखता है। तो ये कहते हुए टर्की इनके बिड को ठुकरा रहा है क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप से साथ रखते हैं। द PKK विच सीक्स ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर टर्कीज कुर्दिश माइनॉरिटी हैज़ वेज्ड एन आर्म्ड इंसर्जेंसी सिंस द मिड 1980s। द YPG इज़ द आर्म्ड विंग ऑफ सीरियन कुर्दिस्तान। तो YPG जो है वो सीरियन कुर्दिस्तान का एक आर्म्ड विंग है विच कंट्रोल्स पार्ट्स ऑफ द कुर्दिश रीजन इन सीरिया। जो कुर्दिश रीजन जो है सीरिया का, उसका जो पार्ट है उनको कुछ कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मूवमेंट है एक फैतुल्ला गुलेन मूवमेंट हुआ था, एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ था जो US बेस्ड गुलेन ने स्टार्ट किया था। हु इज़ एक्यूज्ड बाय अंकारा। अंकारा जो है वो टर्की की कैपिटल है, ऑफ बीइंग द मास्टरमाइंड बिहाइंड द फेल्ड 2016 कू अगेंस्ट मिस्टर अर्दोगान। तो अर्दोगान का कहना ये भी है कि फैतुल्ला गुलेन मूवमेंट जो है वो उनके खिलाफ चलाया गया था जिससे कि उनका तख्ता पलट किया जा सके, वहाँ पे कू किया जा सके, जो कि अपना में एक फेल्ड मूवमेंट था। लेकिन जो रेसिप तैयब अर्दोगान थे वो सीट से नहीं हटाए गए थे। तो इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो कुर्दिस्तान की जो डिमांड उठा रहे हैं लोग, उसको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से रेसिप तैयब अर्दोगान उनका साथ नहीं दे रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अमेजन फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट्स थ्रू MOU। तो एक MOU साइन हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है, एक MOU साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में और अमेजन में, जिससे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकें, उनको मार्केटिंग किया जा सके, ऑनलाइन मार्केटिंग उनकी किया जा सके। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप किया जा रहा है बनारस में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, बनारस में बनाया जा रहा है, टू प्रिपेयर स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर मोबिलिटी टू UAE, कि जिससे कि उनको वर्कफोर्स को स्किल किया जा सके और वो बाद में UAE में जाके जॉब कर सकें। MOU साइन हुआ है बिटवीन NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इंटरनेशनल लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो NSDC और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में एक MOU साइन हुआ है। तो NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड एक सब्सिडरी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जो ड्राइव कर रही है स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन ऑफ मेकिंग इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है कि इंडिया को स्किल कैपिटल बनाया जाए दुनिया की, क्योंकि भारत के पास लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। दिक्कत क्या है कि वो लेबर फोर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है। अगर वो लेबर फोर्स स्किल्ड हो जाएगी तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट के लायक हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, कि नेशनल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का एम ये है कि वो डेमोक्रेटाइज़ कर सकता है एक्सेस टू पब्लिक गवर्नमेंट डेटा की। डेमोक्रेटाइज़ करेंगे हम एक्सेस को कि पब्लिक गवर्नमेंट का जो डेटा है वहाँ तक हम जा सकें, बाय मेकिंग डेटा एक्सेसिबल, कि डेटा एक्सेसिबल हो सके, इंटरऑपरेबल, इंटरैक्टिव एंड अवेलेबल होना, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है मिस्टर सुमन बेरी ने, जो कि वाइस चेयरमैन है किसके, नीति आयोग के। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंडियन इकनॉमी से, GS3 के अगर हम न्यूज़ देखें तो अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल जो पॉलिसी है बायोफ्यूल्स की 2018 की, उसको अभी अमेंड किया गया है रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडियाज़ इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग पॉलिसी है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड amendments to the national policy on biofuels 2018 to advance the date by which fuel companies have to increase the percentage of ethanol in petrol to 20% from 2030 to 2025। पहले ये कहा जा रहा था कि जो भारत जो है जो 20% ब्लेंडिंग करेगा पेट्रोल में बायोफ्यूल की, वो 2030 तक करेगा, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस लिमिट को 2025 कर दिया है कि अब 2025 तक हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। द पॉलिसी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 20% इथेनॉल इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। यानी जो पॉलिसी है कि 20% इथेनॉल को हम ब्लेंड करना शुरू कर देंगे, वो 1 अप्रैल 2023 से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग की भारत में हिस्ट्री क्या रही है, सिंस 2 डेकेड्स, अगर पिछले 2 दशकों में देखें, पिछले 20 सालों में देखें, India has been moving towards putting in place an ecosystem to have more ethanol blended into petrol, की और बहुत ज़्यादा इथेनॉल को हम ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में फॉर यूज व्हीकल्स, पर्टिकुलरली 2 and 4 व्हीलर्स की। 2 व्हीलर्स में यानी 2 व्हीलर्स जैसे बाइक्स होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं और स्कूटीज़ हैं, और साथ साथ जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें हम इकोसिस्टम में डेवलप कर रहे हैं कि पेट्रोल के अंदर बायोफ्यूल को ब्लेंड किया जा सके। गवर्नमेंट रिकॉर्ड सजेस्ट दैट अबाउट 75% ऑफ इंडियाज़ 220 मिलियन व्हीकल्स आर 2 व्हीलर्स, कि 75% जो 220 मिलियन व्हीकल्स हैं भारत में, 75% उसमें 2 व्हीलर्स हैं और 12% 4 व्हीलर्स हैं।
तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन है दैट व्हेन बर्न्ड कैन जनरेट हीट एंड पावर इंजन्स। तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जो कि हाइड्रोकार्बन है, जो कि इसमें हम ब्लेंड कर सकते हैं पेट्रोल में, वो अपने आप में हीट जनरेट करेगा और पावर देगा इंजन को जब वो चलेगा। तो हाउएवर इट टेक्स मच मोर इथेनॉल टू पावर अ व्हीकल्स इंजन देन पेट्रोल। लेकिन सिंपल सी बात यह है, क्योंकि पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इथेनॉल के मुकाबले, तो पेट्रोल कम मात्रा में लगेगा लेकिन इथेनॉल ज़्यादा मात्रा में लगेगा उसी इंजन को उतनी ही पावर देने में जितनी पेट्रोल देगा। It also leaves residual byproducts that can corrode and damage the vehicle, which is why vehicle can be run on ethanol. They need to be tuned accordingly. और इथेनॉल जलने के बाद जो रेसिड्यू छोड़ता है उसके वजह से इंजन ख़राब भी हो सकता है। तो इथेनॉल के वजह से इथेनॉल को यूज़ करने के लिए इंजन के अंदर थोड़ी सी ट्यूनिंग की भी ज़रूरत है कि उसको थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, सो दैट दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एफिशिएंसी एंड यूजेबिलिटी, जिसके वजह से इंजन की जो एफिशिएंसी है और यूजेबिलिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके और उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। इथेनॉल कैन बी सोर्स, अब इथेनॉल कहाँ से आ सकता है? तो इथेनॉल कैन बी सोर्स फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से आ सकता है, मोलेसिस मेज से, विच गिवन इंडियाज़ एग्रीकल्चरल बेस कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन पेट्रोलियम। तो क्योंकि इंडिया में शुगर केन, मोलेसिस मेज काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो अगर इंडिया इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाए इथेनॉल प्रोडक्शन को, तो उससे हमारा जो पेट्रोल पे डिपेंडेंस है और दूसरे देशों से हम जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उससे हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे। सिंस 2001 इंडिया हैज़ टेस्टेड द फिजिबिलिटी ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो 2001 से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की फिजिबिलिटी को इंडिया टेस्ट करते आ रहा है। पहले हम 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे 95% पेट्रोल होता है और 5% इथेनॉल होता है। तो ये हम सप्लाई भी कर रहे हैं रिटेल आउटलेट्स को। लेकिन अब भारत सरकार चाहती है कि इस 5% से या 8% से जो हम अभी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इसको बढ़ाकर 20% पे ले जाया जाए। तो इन 2002 इंडिया लॉन्च द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल program and began selling 5% ethanol blended petrol in 9 states and 4 union territories. That was extended to 20 states and 4 UTs in 2006. Until 2013-14 however the percentage of blended never crossed 1.5%. तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2013-14 तक ब्लेंडिंग 1.5% को क्रॉस नहीं कर पाई। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने नोटिफाई किया है E5 का मतलब ये है कि हम 5% इथेनॉल लेंगे, 95% पेट्रोल लेंगे। गैसोलीन का मतलब यहाँ पे पेट्रोल है। And the rubber and plastic components used in gasoline vehicles produced since 2008 be compatible with the E10 fuel. अब बाद में कहा जा रहा है कि जो कंपोनेंट्स आगे व्हीकल में यूज़ होंगे वो 2008 के बाद से वो E10 फ्यूल के होने चाहिए। तो E10 फ्यूल का क्या मतलब है कि अब 10% इथेनॉल होगा और 90% उसमें पेट्रोल होगा। 2019 में मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है E10 फ्यूल को, यानी 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन को। रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन पेट्रोल व्हीकल्स आर करेंटली कंपैटिबल विद E10 फ्यूल। तो अभी जो रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स जो कंपैटिबल है व्हीकल्स में वो E10 फ्यूल के लिए कंपैटिबल हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स for distilleries coupled with policy support has been average blending touch 5%. तो स्टैंडर्ड्स जो हैं E20 के, E85 के और इवन E100 फ्यूल हैव ऑलरेडी बीन लेड, इसके स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं। E100 का मतलब ये होगा कि 100% उसके अंदर इथेनॉल है, उसमें पेट्रोल जीरो है। दिस इंक्लूड्स स्टैंडर्ड्स फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल। अब इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल की भी बात की जा रही है। सिंस 2020 इंडिया हैज़ बीन अनाउंसिंग इट्स इंटेंट टू अचीव 10% ब्लेंडिंग बाय द एंड ऑफ 2022 कि 10% जो है डीजल के अंदर भी ब्लेंडिंग होनी चाहिए 2022 के अंत तक और 20% होना चाहिए था 2030 तक। तो अब 2030 को बढ़ा के इसको 2025 कर दिया गया है। सेंटर हैज़ ऑल्सो टारगेटेड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल कि 5% ब्लेंडिंग होनी चाहिए बायोडीजल की डीजल के साथ 2030 तक। तो हाउ डज दिस अफेक्ट इंजन? तो इंजन को कैसे अफेक्ट करेगा ये? तो व्हेन यूजिंग E20, अगर हम E20 यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा, देयर इज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 6 to 7% फ्यूल एफिशिएंसी। तो 4 व्हीलर के लिए 6 से 7% फ्यूल एफिशिएंसी में कमी आएगी, विच आर ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर E0। वैसे तो इंजन E0 के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अगर हम उसमें 20% इथेनॉल डालेंगे तो उसमें 6 से 7% की कमी आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी में। एंड कैलिब्रेटेड फॉर E10, अगर किसी को कैलिब्रेट किया गया है E10 के लिए 3 to 4% फॉर 2 व्हीलर्स में कमी आएगी, जो कि E0 के लिए कैलिब्रेट डिज़ाइन किए गए हैं और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं, और 1 to 2% फॉर 4 व्हीलर्स डिज़ाइन फॉर E10 एंड कैलिब्रेटेड फॉर E20। तो कार मेकर्स का कहना यह है कि दैट विद मॉडिफिकेशंस इन इंजन्स लॉस इन एफिशिएंसी ड्यू टू ब्लेंडेड फ्यूल कैन बी रिड्यूस्ड, कि अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं इंजन में तो उससे होने वाला जो नुकसान है, जो ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल के होने वजह से जो नुकसान है, उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं।
टू कंपनसेट द कंज्यूमर्स फॉर अ ड्रॉप इन एफिशिएंसी फ्रॉम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स, टैक्स इंसेंटिव्स ऑन E10 E20 फ्यूल में भी कंसिडर्ड। तो टैक्स इंसेंटिव भी लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे कि हम कंपनसेशन कर सकें कंज्यूमर्स को कि जो उनकी एफिशिएंसी में कमी आ रही है उनकी कार्स में। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव क्या है इस चीज़ पे रहा है, तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी जो है या व्हीकल्स दैट रन एंटायरली ऑन इथेनॉल, तो जो व्हीकल्स पूरे के पूरे इथेनॉल पे चलते हैं आर पॉपुलर इन ब्राज़ील, वो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड कंप्राइज नियरली 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू व्हीकल्स सोल्ड इन 2019। तो 2019 में जो व्हीकल्स बिके हैं ब्राज़ील में 80% व्हीकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल पे चलते हैं, वो पेट्रोल पे चलते ही नहीं हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी 4 व्हीलर्स कुड कॉस्ट अबाउट 17,000 रुपीज़ टू रुपीज़ 25,000 मोर देन द करंट जनरेशन ऑफ व्हीकल्स। तो जो व्हीकल्स अभी मिल रहे हैं उनसे 17,000 से लेकर 25,000 रुपये तक वो ज़्यादा होंगे जो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होंगे। द 2 व्हील्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो होंगे वो 5,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल इथेनॉल टच्ड 110 बिलियन लीटर इन 2019। तो जो ग्लोबली अगर हम प्रोडक्शन देखें इथेनॉल का वो 110 बिलियन लीटर हो चुका था 2019 में, और अबाउट एन एवरेज ऑफ 4% ईयर पर ईयर ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। तो पिछले डेकेड में, पिछले 10 सालों में ईयर ऑन ईयर 4% की ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है। यूएस एंड ब्राज़ील मेकअप 92 बिलियन लीटर्स, तो यूएस और ब्राज़ील 92 बिलियन लीटर बना रहा है या 84% पूरे ग्लोबल शेयर का। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, फिर चाइना, फिर इंडिया, कनाडा एंड थाईलैंड। जो प्राइसेस हैं इथेनॉल के प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर हायर कंपेयर टू यूएस एंड ब्राज़ील। भारत में जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है उसके दाम ज़्यादा हैं उस इथेनॉल से जो यूएस और ब्राज़ील में पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द MSP दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। क्योंकि भारत सरकार MSP प्रोवाइड करती है फसलों पे, जैसे कि शुगर हो गया, शुगर केन हो गया, उस पर FRP दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइस, या दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, तो उन पे क्योंकि MSP दिया जाता है इसके वजह से वो चीज़ें मार्केट में महंगी बिकती हैं एज़ कम्पेरिजन टू वो चीज़ें। क्योंकि मेज़ का एक यूएस से बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और गन्ने का, शुगर केन का ब्राज़ील बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो वहाँ पे इस चीज़ों के ऊपर MSP नहीं प्रोवाइड की जाती, तो वहाँ पे गन्ना और मेज़ सस्ते हैं। तो इस वजह से उनसे बनने वाला जो इथेनॉल होगा वो भी सस्ता होगा, लेकिन भारत में इनसे बनने वाला जो इथेनॉल है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग की, क्योंकि इथेनॉल बर्न होता है मोर कम्प्लीटली दैन पेट्रोल, इट अवॉइड्स एमिशन सच एस कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इथेनॉल बर्निंग से एटमॉस्फेयर पे नेगेटिव इफेक्ट कम पड़ेगा, जो कि अपना में एक बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ नो रिडक्शन इन नाइट्रस ऑक्साइड्स, तो नाइट्रस ऑक्साइड में कोई रिडक्शन नहीं होगा, जो कि अपना में एक मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है। अ रिपोर्ट बाय द इंस्टीट्यूट फॉर क्लीन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसका कहना यह है कि फॉर इंडिया टू मीट इट्स टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय द 2025 इट विल नीड टू ब्रिंग इन 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड टू कम अंडर मेज कल्टिवेशन। तो एक इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि अगर भारत ये चाहता है कि वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दे पेट्रोल की 2025 तक, तो उसे 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और लाना पड़ेगा मेज कल्टिवेशन में, यानी कि उसमें मेज़ की जो कल्टिवेशन है वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर और ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाफ दैट लैंड कैन बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली टू प्रोड्यूस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी दे कंटेंट। फॉर इंडिया शुगर केन इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इथेनॉल, भारत के लिए शुगर केन चीपेस्ट सोर्स हो सकता है। ऑन एवरेज एक टन जो है शुगर केन का, यानी कि 1000 kg जो शुगर केन है वो 100 किलो शुगर पैदा करता है और 70 लीटर इथेनॉल पैदा करता है। बट दैट वुड मीन 1600 टू 2000 लीटर्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ शुगर, लेकिन 1600 से लेकर 2000 लीटर पानी लगता है 1 किलो शुगर को बनाने में, इम्प्लाइंग दैट अ लीटर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर रिक्वायर्स अबाउट 2860 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 1 किलो चीनी या 1 लीटर जो इथेनॉल है चीनी से बने वाला वो 2860 लीटर ऑफ वाटर यूज़ करता है, यानी कि 2860 अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं कि 3000 लीटर पानी खर्च हो रहा है, यानी कि वाटर का जो कंजम्पशन है, पानी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि FDI इनफ्लो हाईएस्ट है एट $83.57 बिलियन। तो FDI इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, हाईएस्ट एवर रहा है अब तक का 83.57 बिलियन डॉलर्स। तो FDI जो आया है 2021-22 में उसने हाईएस्ट एवर फिगर टच करी है 83.57 बिलियन डॉलर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये कहना है कि इससे भारत का इस जो स्टेटस है पूरी दुनिया में कि सभी लोग चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करें, वो सामने निकल के आता है कि सभी लोगों ने या इतने सारे देशों ने 83 बिलियन डॉलर्स भारत में इन्वेस्ट करे हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि गवर्नमेंट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन आर्मी। तो गवर्नमेंट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन आर्मी, तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि अब एक टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट होने जा रहा है इंडियन आर्मी में, जिसमें कि 4 या 5 साल के लिए लोगों को नियुक्त किया जाएगा इंडियन आर्मी में, जिससे कि बाद में होने वाला जो खर्च है वो कम किया जा सके।
तो अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल टूर ऑफ ड्यूटी फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट ऑफ जवान्स की शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट होगा जवान के लिए इनटू द 3 सर्विसेज ऑफ द आर्म फोर्सेज, तीनों सर्विस में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल की पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। द 4-year स्टिंट विल इंक्लूड 6 months ऑफ ट्रेनिंग, तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी उसमें और 3.5 साल की सर्विस होगी। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पे एंड पेंशंस एंड फ्रीज अप फंड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन स्पेशली फॉर द आर्मी। आर्मी का बहुत सारा पैसा, इंडियन आर्मी को जितना भी पैसा अलॉट होता है, बहुत सारा पैसा अपने सैनिकों की पेंशन में और उनकी जो सैलरी है उसको पेमेंट करने में उनका खर्च हो जाता है, और आर्मी के पास पैसा बचता ही नहीं है कि वो अपनी जो उनकी आर्टिलरी है या जितने भी चीज़ें हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। तो इस पैसे को फ्री अप करने के लिए एक टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे कि इंडियन आर्मी में या किसी भी फोर्स में हमेशा जो यूथ है वो बना रहेगा और सभी यूथ जो है 4-4 साल के लिए सिर्फ जॉब करेगा और इसके बाद वो आर्मी से रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नॉर्म्स ईज्ड फॉर जीएम क्रॉप रिसर्च की, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रिसर्च है उसके कुछ नॉर्म्स को ईज़ किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इशूड की है गाइडलाइंस ईजिंग नॉर्म्स फॉर रिसर्च इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड सर्कमवेंटिंग चैलेंजेस ऑफ यूजिंग फॉरेन जीन्स टू चेंजेस क्रॉप प्रोफाइल्स। तो उनका कहना यह है कि आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्म्स को ईजी किया गया है कि आप रिसर्च कर सकते हैं और कुछ जो चैलेंजेस थे उनको सर्कमवेंट कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं बाय यूजिंग फॉरेन जीन्स, कि आप फॉरेन जीन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं भारत में। तो ये बात कही जा रही है। जो गाइडलाइंस हैं फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022 की, उसने एग्जाम किया है रिसर्चर्स को कि आप जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं टू मॉडिफाई द जीनोम ऑफ द प्लांट फ्रॉम सीकिंग अप्रूवल्स फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो जो GEAC है, जो एक्सपर्ट बॉडी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसकी बॉडी है, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। तो GEAC जो है ये इवेल्युएट करता है रिसर्च को GM प्लांट्स पे, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, और रिकमेंड करता है या डिसअप्रूव कर देता है उनका रिलीज़ इनटू द फार्मर्स फील्ड्स, कि क्या किसान जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको बताने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो GEAC के पास है। जो फाइनल कॉल होगी वो एनवायरमेंट मिनिस्टर लेंगे एज वेल एज स्टेट्स लेंगे वेयर सच प्लांट्स कुड बी कल्टिवेटेड। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर और वो स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी कि क्या उस प्लांट को वहाँ पे उगाना चाहिए या नहीं उगाना चाहिए उस स्टेट में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली स्टेट के पास होती है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ सैंक्शन दिस एग्जेम्पशन। तो जीनोम एडिटिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ जेनेटिक मटेरियल टू बी एडिड। तो जीनोम एडिटिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें हम, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बदल सकते हैं किसी भी लोकेशन में जीनोम में, उसको हम जीन एडिटिंग कहते हैं। एक मोस्ट फेमस टेक्नोलॉजी जो है वो है CRISPR-Cas9 की, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, CRISPR-Cas9 शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और फुल फॉर्म है इसकी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। तो CRISPR-Cas9 ये इसकी फुल फॉर्म है पूरी। तो ये क्वेश्चन 2018 का जो UPSC प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जीन एडिटिंग कैन बी यूज टू मेक प्लांट्स एक्सप्रेस प्रॉपर्टीज नॉट नेटिव टू देम। एक नया स्पीशी मिला है स्नेक का मेघालय में, इसका नाम रखा गया है ट्राइमेरिसरस माई। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये इसका नाम रखा गया है और ये मेघालय में स्पीशीज़ पाई गई है। साइंटिस्ट का कहना यह है कि वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पिट वाइपर का वेनम। पिट वाइपर एक बहुत ही खतरनाक स्नेक है और उसका जहर जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, यानी अगर वो किसी पर्सन को वो काट ले तो बहुत जल्दी उस पर्सन की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पिट वाइपर के वेनम को, उसके जहर को। एक सब्सटेंस पाया जाता है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, वो न्यूट्रलाइज कर सकता है वेनम ऑफ अ पॉइजनस पिट वाइपर, जो कॉमन है इन मच ऑफ साउथ अमेरिका। ब्राज़ीलियन रिसर्चर्स ने इसको डिस्कवर किया है। तो ब्राज़ील में द बोथ्रोपस ज़राका ऑल्सो कॉल्ड यारारा इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज 26,000 रिकॉर्डेड स्नेक बाइट्स ईच ईयर। तो 26,000 जो रिकॉर्डेड स्नेक बाइट्स हैं ब्राज़ील में वो इसी की वजह से होते हैं। ये नाम आप ध्यान रखना, ये पूछ सकता है UPSC कि ये क्या चीज़ है। एक मॉडिफाइड वर्जन है कंपाउंड र्यूटिन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि र्यूटिन वो कंपाउंड है, वाटर सॉल्यूबल है, जो पॉइजनस बाइट का जो रिएक्शन है या इफ़ेक्ट है उसको डिले कर सकता है और इस वजह से किसी भी इंसान की जो जीवन है उसको बचाया जा सकता है। इंडिया विल सून हैव eVTOLs फॉर अर्बन एयर मोबिलिटी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। तो इंडिया विल सी द डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकली वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग किया जा सकती है एयरक्राफ्ट टू इंश्योर अर्बन एयर मोबिलिटी इन द डेज टू कम। तो ये कहना है। इंडिया में रैंक सेकंड इन कंस्ट्रक्शन गियर बाय 2030। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारत की रैंकिंग 2030 तक सेकंड हो जाएगी, ये कहना है
तो इंडिया इज़ पॉइज्ड टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री बिहाइंड चाइना बाय 2030। ये इज़ बाउंड टू विटनेस क्वांटम ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो अगले 5 से 10 सालों में भारत की रैंकिंग सेकंड आ सकती है। ये प्रोजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, अभी कितना हद तक सही होगा ये कुछ आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कि MOAFW ने साइन किया एक MOU UNDP के साथ फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस और क्रेडिट, कि एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए और क्रेडिट के लिए MOU साइन किया गया है UNDP के साथ। तो UNDP प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट टुवर्ड सेंटर्स एस्पिरेशनल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो एक मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा UNDP। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के इस टाइम पे वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि श्री परषोत्तम रूपाला ने रिलीज़ किया है ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री बेस्ड ऑन 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 20वां लाइफ स्टॉक सेंसस है उसमें एक ब्रीड वाइज रिपोर्ट जारी की है लाइफ स्टॉक की और पोल्ट्री की। तो मेजर हाईलाइट्स क्या हैं उसकी वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट ने कवर किया है 184 रिकॉग्नाइज्ड इंडिजिनस और एक्जॉटिक। इंडिजिनस का हो गया जो भारतीय हैं, एक्जॉटिक है जो बाहर से आई हैं, और क्रॉस ब्रीड ब्रीड्स हैं ऑफ 19 सिलेक्टेड स्पीशीज़ दैट आर रजिस्टर्ड बाय द NBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो 41 रिकॉग्नाइज्ड इंडिजिनस और वेरियस 4 एक्जॉटिक क्रॉस ब्रीड्स ऑफ कैटल कवर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो कैटल की 41 इंडिजिनस है और 4 बाहर की हैं। और रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो एक्जॉटिक एंड क्रॉस ब्रीड एनिमल कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 26% ऑफ द टोटल कैटल पॉपुलेशन। तो भारत की जितनी भी कैटल पॉपुलेशन है उसमें से 26.5% टोटल कैटल पॉपुलेशन जो है वो एक्जॉटिक है या क्रॉस ब्रीड है, और मात्र 73.5% जो है वो अब इंडिजिनस हो चुकी हैं। क्रॉस ब्रेड जर्सी जो गायें हैं हैज़ द हाईएस्ट शेयर विद 49%। तो जो क्रॉस ब्रेड जर्सी है वो 49% है एज़ कम्पेयर टू 39% जो है वो होल्स्टीन फ्रिजियन है टोटल एक्जॉटिक क्रॉस ब्रीड में। गिर, लखीमी और साहिवाल ब्रीड जो हैं वो मेजर कंट्रीब्यूशन है इंडिजिनस कैटल में। बफेलो में देखा जाए तो जो मुर्रा ब्रीड है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करती है 42.8%, जो कि यूपी और राजस्थान में पाई जाती है। शीप में देखा जाए तो देर आर 3 एक्जॉटिक एंड 26 इंडिजिनस ब्रीड्स, यानी कि शीप भेड़ों में देखा जाए तो 3 एक्जॉटिक हैं यानी बाहर की हैं और 26 भारत की हैं, वर फाउंड इन द कंट्री। और प्योर एक्जॉटिक ब्रीड्स में देखा जाए तो कॉरिडेल ब्रीड है जो मेजरली कंट्रीब्यूट करती है 17%, और इंडिजिनस ब्रीड जो है वो नेल्लोर ब्रीड कंट्रीब्यूट करती है हाईएस्ट 20%। गोट्स में देखा जाए, बकरियों में देखा जाए तो देर 28 इंडिजिनस ब्रीड, 28 इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, और ब्लैक बंगाल ब्रीड जो है वो हाईएस्ट है 18.6% के हिसाब से। फिर पिग्स में देखा जाए तो एक्जॉटिक और क्रॉसब्रेड में देखा जाए तो जो क्रॉसब्रेड पिग है वो 86.6% है, जिसमें कौन है, यॉर्कशायर कंट्रीब्यूट करता है मेजरली विद 8.4%, और इंडिजिनस पिग्स कौन से हैं वो डूम ब्रीड का मेजर कंट्रीब्यूट करता है 3.9%। हॉर्स में, घोड़ों में और पॉनीज़ में देखा जाए तो जो शेयर है मारवाड़ी ब्रीड का वो 9.8% है। डोंकीज़ में देखा जाए स्पीति ब्रीड जो है वो 8.3% है। ऊँटों में देखा जाए तो जो बीकानेरी ब्रीड है वो 29.6% है, और पोल्ट्री में देखा जाए तो देसी फाउल या असील जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करती है इन बोथ बैकयार्ड पोल्ट्री और कमर्शियल पोल्ट्री दोनों में। बैकयार्ड पोल्ट्री का मतलब हो गया जो लोग अपने घर में बना कर रखते हैं, और जो पूरा कमर्शियल पोल्ट्री है उन सब में देसी फाउल और असील ब्रीड जो है मुर्गियों में इन्हीं की महत्वता है, या इन्हीं की आप कह सकते हैं कि इनकी जो बहुतायता है यानी कि यही बहुत ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट आते हैं श्री भगवंत खुरबा जो है वो म्यूनिक पहुंच चुके हैं जर्मनी में टू अटेंड इंटर सोलर यूरोप 2022। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटर सोलर यूरोप 2022 कहाँ पे हुआ है, ये जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि गेल ने अवार्ड किया है कॉन्ट्रैक्ट टू सेटअप वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट PEM बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन के ऊपर भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि हाइड्रोजन की मोबिलिटी आ सके, यानी कि हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रॉमिसिंग फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, जिसके वजह से कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं निकलते एनवायरनमेंट में, तो हम उसको इस्तेमाल करें हमारे आगे आने वाले एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अराउंड 4.3 मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे, कि हमें 4.3 मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करना है, तो ये प्रोजेक्ट इस चीज़ के लिए है। गेल हैज़ अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो गेल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू सेटअप वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर भारत में। जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल किया जाएगा गेल का जो विजयपुर कॉम्प्लेक्स है गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, और ये रिन्यूएबल पावर पर चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है टू प्रोड्यूस अराउंड 4.3 मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे विद अ प्योरिटी ऑफ अबाउट 99.999%, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कंट्री का पहला अमृत सरोवर, भारत सरकार का कहना ये था कि वो 75th इंडिपेंडेंस डे हम बनाने जा रहे हैं, तो पूरे भारत में 75 अमृत सरोवर को सेटअप किया जाएगा। तो उसमें से भारत का जो पहला अमृत सरोवर जो सेटअप किया जा रहा है वो पटवई रामपुर में सेटअप किया जा रहा है, जो कि यूपी में है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ऑलमोस्ट 35 मिलियन ईयर्स ओल्ड रेयर स्नेक फॉसिल फ्रॉम लद्दाख हिमालय। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लद्दाख से 35 मिलियन साल पुराना रेयर एक स्नेक फॉसिल मिला है। फॉसिल मिला है ऑफ अ मैड, देखो नाम क्या है ये, मैड सोइडे स्नेक फ्रॉम द मोलासे डिपॉजिट्स ऑफ द लद्दाख हिमालय। ये एक एक्सटेंट ग्रुप ऑफ मीडियम साइज्ड टू जाइजेंटिक स्नेक्स हैं, यानी मीडियम साइज से लेके बहुत बड़े बड़े स्नेक्स भी पाए जाते थे इसमें। फर्स्टली अपीयर ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड में पहले देखे गए थे, एंड मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गोंडवाना लैंड मास। तो गोंडवाना लैंड मास में मेजरली डिस्ट्रीब्यूट थे। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखें तो नेचीपू टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। चकमास और हैजोंग जो ट्राइब्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स हैं। चकमास जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और हैजोंग जो है वो हिंदू ट्राइब्स हैं। एक स्ट्रेटेजिक स्नेक आइलैंड है, ये कहाँ पे पाया जाएगा आपको, ये ब्लैक सी में पाया जाएगा। यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली का, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करेगा। इंडिया का टारगेट है कि वो 10 मिलियन टन वीट प्रोड्यूस करेगा 2022-23 में। और गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल चला रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है उसमें से टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 10% प्रोवाइड करता है। भारत की जीडीपी का 2% टेक्सटाइल सेक्टर प्रोवाइड करता है। और भारत जो भी एक्सपोर्ट करके जो भी कमाता है उसका 15% टेक्सटाइल से ही आता है। और नेक्स्ट न्यूज़ देखें और लास्ट देखें कि ऑबिट्यूरी आ रही है कि पीएम ने कंडोल किया है डिमाइस ऑफ संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। तो रमाकांत शुक्ला जो थे वो संस्कृत स्कॉलर थे और हिंदी स्कॉलर थे, तो उनकी मृत्यु पे एक शोक जताया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये न्यूज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप कवर कर लीजिए गाइस। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।